इस कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है, जहां पर एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को पोस्टमार्टम करने के तौर तरीके सिखा रहा था। इन्हीं स्टूडेंट में पौला नाम की एक होनहार लड़की भी होती है, जो पढ़ाई में इतनी अच्छी थी कि हर साल अपने कॉलेज में टॉप करती थी। इस बार भी उसने कॉलेज में प्रथम स्थान हासिल किया था, जिसकी वजह से उसे यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है। प्रोफेसर पौला को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे ये खुशखबरी देते हैं, जिसे सुनने के बाद वह काफी खुश हो जाती है और भागकर अपने बीमार दादाजी के पास जाती है। पौला के दादाजी कई दिनों से बीमार चल रहे थे, इसी वजह से वह अस्पताल में एडमिट थे। यहाँ पौला उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में अपने सिलेक्शन होने की खबर सुनाती है, जिससे वह काफी खुश हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। यहाँ तक कि मैं भी वहाँ प्रोफेसर रह चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वह जगह तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। वो उसे कहते हैं कि ये मौका हाथ से मत जाने देना बेटा। पौला यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना तो चाहती थी, उसका खुद का भी यही सपना था, लेकिन अपने दादाजी की बिगड़ती तबीयत को देखकर उसका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। हालांकि दादाजी की इस तरह समझाने के बाद वो उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और उन्हें गले लगाकर अपनी जिंदगी के एक नए सफर के लिए तैयार हो जाती है। हेडलबर्ग जाने की खुशी पौला अपने पिताजी को बताती है, जो कि पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो वहाँ जाए। जिसके बाद पौला को काफी बुरा लगता है और दोनों में जोरदार बहस भी हो जाती है। अपने पिता से बुरा बर्ताव करने की वजह से उसकी माँ उसे बहुत डांटती हैं, लेकिन बाद में मान जाती हैं और पौला की खुशी के लिए उसे वहां जाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की इजाजत देती हैं। अब हमें हिडनबर्ग का एक दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर ऑपरेशन थिएटर में किसी शख्स का ऑपरेशन किया जा रहा था, पर बीच ऑपरेशन में ही उस आदमी को होश आ जाता है और वह देखता है कि डॉक्टर्स उसके शरीर के सारे अंजर पंजर निकाल कर बाहर रख रहे थे। ये खौफनाक दृश्य देखकर वो बहुत डर जाता है। वह ना तो अपना हाथ हिला पाता है और दवाइयों के नशे की वजह से वो ना ही कुछ कह पाता है। आखिरकार इसी सदमे में वो दम तोड़ देता है। इधर पौला भी हिडलबर्ग जाने वाली ट्रेन में बैठ चुकी थी। वो अपनी जिंदगी के सुहाने सफर के लिए बेहद एक्साइटेड थी। ट्रेन में उसे उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली ग्रेशन मिलती है। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि तभी ट्रेन में डेविड नाम के एक लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है, मगर पौला बड़ी ही सूझबूझ से उसकी जान बचा लेती है। आखिर एक डॉक्टर का काम ही क्या होता है, किसी भी हालत में लोगों की मदद करना। डेविड पौला को शुक्रिया अदा करता है और ग्रेचन से तो उसकी काफी अच्छी बैठने लगी थी। अब दोनों कॉलेज पहुंचते हैं, जहां का वातावरण देखकर पौला का तो दिमाग ही हिल जाता है। उसने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। हॉस्टल में पौला ग्रेचन के साथ रहने का फैसला करती है, क्योंकि वह उसे शुरुआती दिनों से जानती थी और दोनों के बीच में बॉन्डिंग भी काफी अच्छी हो गई थी। अब वह कॉलेज के चक्कर लगाते लगाते मुर्दा घर की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर एक मृत शरीर अपने आप हिल डुल रहा था। ये देखकर ग्रेचन और उसके साथ आई हुई दूसरी लड़की डर के मारे भाग जाती हैं, मगर पौला को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उल्टा वो तो उसके पीछे का कारण जानने के लिए उत्सुक थी। वह जब लाश के ऊपर का प्लास्टिक हटाती है तो उसका गायब सर देखकर उसका तो दिमाग चकरा जाता है, लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि कोई भी मृत शरीर तभी हिलता है जब उसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स दिया जाता है। वो जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके अंदर उसे केबल और चिप लगे हुए मिलते हैं, जिसका पीछा करते करते वह एक छोटे से कमरे में पहुंचती है। इस कमरे में उसकी क्लास के सीनियर बैठे हुए थे, जो कि उन्हें डराने के लिए एक करतूते कर रहे थे, लेकिन पौला ने उनका पर्दाफाश कर दिया था। अब शाम होती है और हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के सभी सीनियर और जूनियर एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। ये उनका आपसी मेलजोल बढ़ाने का अपना ही तरीका था। इन्हीं स्टूडेंट्स में कैस्पर नाम का एक लड़का भी होता है, जो पौला पर फिदा था और वो उससे नजदीकियां बनाने की कोशिश करता है। इधर ग्रेशन ने भी डेविड को पार्टी में बुला लिया था ताकि दोनों मजे कर सकें, लेकिन बेचारे डेविड को क्या पता था कि उसका यह मजा कितनी बड़ी सजा बनने वाला था। जैसे ही नशे में टल्ली डेविड मूत्र विसर्जन करने के लिए टॉयलेट की ओर बढ़ता है, न जाने कौन उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। वो उसे वहां से घसीट कर कहीं ले जा रहा था। अब यह शख्स कौन था, ये कोई नहीं जानता। पार्टी खत्म होते ही ग्रेशन काफी खुश थी, क्योंकि उसे पार्टी में बहुत लड़कों के नंबर मिले थे। रंगीन मिजाज की ग्रेशन के लिए इससे अच्छा हो भी क्या सकता है, लेकिन बाकी लड़कों के चक्कर में वो ये भूल ही गई थी कि आखिर जिस लड़के को उसने यूनिवर्सिटी में बुलाया था वह घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दरअसल हम डेविड की बात कर रहे हैं, जो हमें थोड़ी ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर में दिखाई देता है। रूम में दो अन्य डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जो उसकी बॉडी की जांच कर रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि आखिर उसे कहां से काटा जाए। इसी दौरान डेविड को होश आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वह अपने पास में रखे एक चाकू को अपने हाथ में पकड़ लेता है।
और जैसे ही डॉक्टर उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, वह झट से उस पर हमला कर देता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। मगर बदकिस्मती से तभी दूसरा डॉक्टर उस पर इंजेक्शन से हमला करके उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन प्रोफेसर ग्रोमबेक को देखते हैं, जो सभी विद्यार्थियों को उनकी पहली क्लास का नमूना दे रहे होते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि हम पूरे विश्व में अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर्स दुनिया भर में मशहूर हैं। आप में से भी कुछ लोग यहाँ से निकलने के बाद उन्हीं की तरह मशहूर हो जाएंगे और ऐसे में हमारा काम है कि हम आपको इंसानी संरचना के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकें, ताकि आने वाले समय में आप सभी एक अच्छे फिजिशियन बन सकें। इसके बाद प्रोफेसर सभी बच्चों को एक अनोखे म्यूजियम में लेकर जाते हैं, जहाँ इंसानों के शरीर की संरचनाएं मौजूद थीं। वो उनसे कहता है कि ये सभी नकली इंसानों के ढांचे हैं, लेकिन दोस्तों असल में ये वही लोग थे जिन्हें जिंदा मारकर गैर कानूनी तरीके से वहाँ पर रिसर्च किया जाता था। इसी दौरान पोला की नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है, जिसके नीचे उसके दादाजी का नाम लिखा था और वह खुशी से झूम उठती है। वो प्रोफेसर को बताती है कि यह उसके दादाजी द्वारा बनाया गया स्केलेटन है। ग्रोमबेक कहते हैं कि यकीनन तुम्हारे दादाजी इस यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल छात्र थे और उसके बाद जब वह प्रोफेसर बने तो भी उनके सामने कोई नहीं टिक पाया। यहाँ हमें अजीब अजीब इंसानों की संरचनाएं दिखाई जाती हैं जो पूरी तरह से असली थीं। यहाँ हमें वह इंसान भी दिखाया जाता है जिसकी हमारी कहानी की शुरुआत में ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो गई थी। न जाने ये शख्स कौन था और उसके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया। दूसरी क्लास में स्टूडेंट्स को डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। पोला काफी खुशी खुशी क्लास में पहुंचती है, लेकिन जब वो अपने सामने डेड बॉडी को देखती है तो उसके चेहरे की रंगत उतर जाती है। असल में दोस्तों उसके सामने डेविड की लाश पड़ी हुई थी, वही डेविड जिसकी जान उसने बीते दिनों उस ट्रेन में बचाई थी। यहाँ प्रोफेसर पोला को डेविड का दिल निकालने को कहते हैं, मगर डेविड के शरीर पर लगे घाव से पोला समझ जाती है कि वह इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं मर सकता है। प्रोफेसर कहते हैं कि हो सकता है कि इसे पहले से ही रिसर्च करने के लिए तैयार किया जा रहा हो। हालांकि पोला को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि डेविड की हालत इतनी भी खराब नहीं थी कि वो मरने वाला हो। इनफैक्ट वो तो कुछ दिनों पहले यूनिवर्सिटी में पार्टी भी करने आया था। ग्रेशन को भी अब दाल में काला लगने लगता है और पोला चुपके से डेविड के ब्लड सैंपल को अपने पास ही रख लेती है। वो जब लैब में उसके खून की जांच करती है तो उसमें उसे बड़े ही अजीबोगरीब पदार्थ मिलते हैं, जो कि किसी आम इंसान के शरीर में पाना बेहद ही मुश्किल था। पोला अपने एक दोस्त को फोन लगाती है और उसे खून की अत्यधिक जांच के लिए कहती है, जिस पर वो उससे कहता है कि सिर्फ खून से काम नहीं चलेगा, तुम्हें उसकी बॉडी के कुछ टिश्यूज भी मुझे भेजने पड़ेंगे, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ये बात पोला कैस्पर को भी बताती है, लेकिन उसे इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो सिर्फ पोला पर फिदा था और उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन पोला ने अभी भी इसका जवाब उसे नहीं दिया था। पोला मुर्दा घर जाती है और डेविड के शरीर से टिश्यू निकालने के लिए उसे फ्रीजर से बाहर निकालती है। इसी बीच उसकी नजर डेविड के शरीर पर लिखे AAA पर पड़ती है। पोला उसकी बॉडी से टिश्यू निकाल ही चुकी थी कि तभी वहाँ पर रूम का गार्ड आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो फटाक से प्रोफेसर ग्रोमबेक का नाम लेकर कहती है कि उन्हीं ने उसे यहाँ पर भेजा है। वो गार्ड से पूछती है कि इस बॉडी को यहाँ कौन लेकर आया, मगर यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिसी के चलते वह बताने से मना कर देता है। डॉक्टर समझ चुका था कि पोला यहाँ पर छानबीन कर रही है, इसलिए वह ये बात किसी को फोन करके बताता है, लेकिन फोन पर दूसरी तरफ कौन था यह कोई नहीं जानता। हालांकि इससे यह जरूर साफ हो जाता है कि वो जो कोई भी था, इन सभी हत्याओं के पीछे उसी का हाथ है। हॉस्टल आते समय रास्ते में पोला को कैस्पर मिलता है, जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंख लग चुकी थी, फिर भी वो पोला की आंखों में आंखें डालता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। अब पोला कैस्पर को प्यार करती है कि नहीं यह तो नहीं पता, लेकिन कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलने वाली उसकी दोस्त ग्रेशन जरूर एक लड़का अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी। इस लड़के का नाम हेन था। दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं और डेविड की अचानक से हुई मौत के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी ओर पोला उस AAA वाले साइन के बारे में जानने के लिए किताबों में खोज भी शुरू करती है। तभी उसे उस शब्द का मतलब मिलता है। AAA का अर्थ था एडजेक्टिवल एंटी हिपोक्रेट, जो कि एक खास तरह का रहस्यमयी समाज होता है और ये प्राचीन काल से जिंदा लोगों को मारकर उनकी बॉडी से एक मॉडल बनाया करते थे। इस समुदाय का वास्ता हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी से काफी पुराना है। ये लोग उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते थे जिन्हें पहले से ही कोई गंभीर बीमारी हो, ताकि उनको मारकर उनकी बीमारी के इलाज के बारे में पता लगाया जा सके। परंतु 90s के दशक में यह विश्वविद्यालय नाजी सोल्जर्स का कैंप बन गया,
जहाँ बेकसूर और बेगुनाह लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट होने लगा। और यही वजह थी कि पॉला को लगने लगा इस यूनिवर्सिटी में इस समुदाय के लोग मौजूद हैं जो इसी तरह लोगों का कत्ल कर रहे हैं और डेविड की हत्या भी उन्हीं का काम है। ये सुनकर ग्रेचन काफी हैरान होती है और उसे लगता है कि डेविड की जान के पीछे ऐसे लोग नहीं हो सकते। परंतु पॉला इससे पहले कुछ बोलती उसके दोस्त का फोन आ जाता है जो उसे बताता है कि डेविड के अंदर प्रोमेडल नाम का एक केमिकल डाला गया था जो खून में मिलकर उसे चुटकियों में सोख लेता है और फिर इंसान पूरा का पूरा प्लास्टिक बन जाता है। ये जानने के बाद पॉला को काफी बुरा लगता है और उसे इस यूनिवर्सिटी की हकीकत धीरे धीरे समझ आने लगती है। वह जब अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी दोस्त ग्रेचन एक दूसरे लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही थी, यानी वो अपने नए नवेले बॉयफ्रेंड हैन को भी धोखा दे रही थी। पॉला प्रोफेसर ग्रोमबेक के पास जाती है और उन्हें बताती है कि डेविड की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है जिसे प्रोमिडल नाम के एक इंजेक्शन से अंजाम दिया गया था। ये सुनकर प्रोफेसर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और पॉला को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमको पहले ही कहा था कि मुझे डेविड के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें इन सब चीजों में ध्यान लगाने की जगह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। रात में पॉला जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे अपने बेड पर खून लगा मिलता है। पूरा बेड खून से सना हुआ था और उसके नीचे उसे एक मोमबत्ती भी मिलती है जिसे देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि किसी ने वहां पर कोई जादू टोना करके रखा हुआ है। इस प्रथा के बारे में जानने के लिए जब पॉला हाइपोक्रेटिव समुदाय की किताब को खोलती है तो उसमें उसे पता चलता है कि ये लोग किसी को सजा देने से पहले आगाह करने के लिए उसके बेड के नीचे ऐसे ही मोमबत्तियां रखते थे ताकि वह समझ जाए कि कोई उनके रास्ते में न आए। लेकिन अगर वह व्यक्ति फिर भी उनकी बात नहीं मानता तो वह उसके चेहरे पर 3 निशान लगा देते हैं। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो आखिर में उसके शरीर को 3 भागों में काट देते हैं। इसी बीच पॉला को अपने कमरे में किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो शख्स पर हमला करती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि ग्रेचन का बॉयफ्रेंड हैन था। वो उसकी जान लेने नहीं बल्कि ग्रेचन को मनाने आया था क्योंकि वो उसे छोड़कर फिल को डेट कर रही थी। पॉला उसे बताती है कि ग्रेचन यहाँ पर नहीं है, जिस पर हैन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वो अभी कहीं बाहर है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मुझे धोखा दे रही है, मगर फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ और उसे आखिरी मौका देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेचन अपने नए नवेले बॉयफ्रेंड फिल के साथ एनाटॉमी रूम में रंगरलियां मना रही होती है। तभी वहाँ पर हैन पहुंच जाता है। वह ये सब देखकर गुस्से से इतना आग बबूला हो जाता है कि फिल को अपने एक ही वार से मौत की घाट उतार देता है। वो ग्रेचन पर भी वही इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है जो उसने डेविड पर किया था और यहाँ हमें मालूम पड़ जाता है कि हैन इस रहस्यमय सोसाइटी का सदस्य है। ग्रेचन अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर जैसे जैसे दवाई का नशा बढ़ रहा था वह धीरे धीरे मौत के आगोश में जा रही थी और फिर उसकी मौत हो जाती है। फिल और ग्रेचन के खून से पूरी तरह लथपथ मुर्दा घर को वो सबसे पहले साफ सुथरा करने लग जाता है। इसी दौरान वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। ऐसे में हैन जानता था कि अगर किसी ने भी गलती से शेल्फ खोली तो वो ग्रेचन को देखकर आसानी से पहचान जाएगा, इसलिए वह उसका गला ही काट देता है और वहीं कहीं छुप जाता है। इसी तरह सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि हर कोई ग्रेचन और फिल के गायब होने की बात कर रहा था। पॉला भी उन्हें ढूंढ रही थी कि तभी किस्मत से उसके हाथ मुर्दा घर की एंट्री डायरी लग जाती है। दोस्तों, यह वही डायरी थी जिसमें लिखा रहता था कि कौन किस लाश को कब लेकर आता है और वह जानना चाहती थी कि आखिर उस रात डेविड की लाश को कौन लेकर आया था। और जब वो डायरी खोलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि डेविड की लाश कोई और नहीं बल्कि हैन ही लेकर आया था, जो कि अभी उसके सामने बैठा हुआ है। हैन पॉला के सामने उसकी मरी हुई दोस्त ग्रेचन की कटी हुई उंगली रख देता है और उसे समझाता है कि अच्छा यही होगा कि वह डेविड के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना छोड़ दे, वरना उसके साथ भी वही होगा जो उसके दोस्त के साथ हुआ है। हालांकि पहले तो पॉला को लगा कि हैन पागल हो चुका है और वो किसी दूसरे शख्स की उंगली दिखाकर उसे डरा रहा है। वो बिल्कुल निडर लड़की थी, उसे जल्दी किसी से डर नहीं लगता था, इसलिए वह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को अपनी लापता दोस्त की रिपोर्ट लिखने को कहती है। मगर दोस्तों, पुलिस तो पुलिस ही होती है, फिर चाहे वह भारत की हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने की, उन्हें पहले सब कुछ मजाक ही लगता है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी पॉला के साथ भी कुछ ऐसा ही सुलूक कर रहा था। इसके बाद वो हैन के बुलाने पर मुर्दा घर पहुँचती है, जहाँ पर ग्रेचन की सर कटी लाश देखकर उसके 2 होश ही उड़ जाते हैं। हैन उसे डराने के लिए किसी पागल की तरह ग्रेचन की लाश पर बार बार चाकू भोंकता है। पॉला काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है और भागते भागते वो बेसमेंट में पहुँच जाती है। बेसमेंट में उसे वही सिरिंज देखने को मिलती है जिससे उस समुदाय के लोग जिंदा लोगों को मारा करते थे। न जाने कहां से वहां प्रोफेसर ग्रोमेक आ जाते हैं। पॉला उनकी जान लेने ही वाली थी कि तभी वो उसे रिलैक्स होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि वो इस सीक्रेट सोसाइटी को कई सालों से चला रहे हैं। यहाँ उसके कई सदस्य मौजूद हैं जो इंसानी शरीर पर एक्सपेरिमेंट करके उसकी संरचना और बीमारियों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। हम ही लोगों की वजह से इस दुनिया में नई क्रांति आई है
और तुम्हें जानकर काफी हैरानी होगी कि तुम्हारे दादाजी भी इस समुदाय के सदस्य रह चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ही सबसे ज्यादा इसकी सेवा की है। और तो और चुटकियों में इंसानी खून को प्लास्टिक में बदल देने वाला प्रोमिडल इंजेक्शन भी तुम्हारे ही दादाजी की देन है। ये सब सुनकर पोला को काफी दुख होता है, क्योंकि उसके दादाजी उसके लिए आदर्श थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिन दादाजी के नक्शे कदम पर वह चल रही थी वह भी इन्हीं लोगों की तरह हत्यारे थे। इससे पहले पोला को अपने दादाजी से बात करने का मौका मिलता, उसे मालूम पड़ता है कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आगे हम इस हाइपोक्रेटिक समिति की एक मीटिंग देखते हैं, जहाँ पर हेन को दोषी करार दिया जाता है, क्योंकि हेन उनकी समिति के नियमों के विरुद्ध काम कर रहा था। वह अपने साथ ही पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स को मार रहा था और साथ ही साथ उन लोगों को भी अपना शिकार बना रहा था जो बिल्कुल स्वस्थ थे, और ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। हेन कहता है कि वो जो कर रहा है इस समिति के लिए ही कर रहा है, मगर प्रोफेसर अच्छे से जानते थे कि वह कितने गलत रास्ते पर है, और इसीलिए उसे सजा के तौर पर अपने शरीर पर 3 निशान बनाने को कहते हैं। लेकिन हेन चाकू निकाल कर पागलों की तरह अपने मुंह पर 3 निशान बना लेता है और जाते जाते सबसे कहता है कि वह अभी और भी लोगों को अपना शिकार बनाएगा। ये सुनकर प्रोफेसर को काफी गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं कि इस लड़के ने बीते दिनों पिछले 2 खून आपसी जलन के मारे किए हैं, न कि हमारी समिति के लिए, इसलिए इसे पुलिस के हवाले करना ही सही रहेगा। परंतु हेन जेल नहीं जाना चाहता था, इसलिए वह प्रोफेसर के घर जाकर उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है। इधर पोला जब अपने दादाजी के कमरे में जाती है तो उनसे जुड़ी सभी चीजों को देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि वाकई उसके दादाजी इस रहस्यमय समुदाय के सदस्य थे। वो उनसे नफरत करने लगती है। पोला काफी दुखी थी और इसीलिए अपने दुख दर्द को बांटने के लिए वह कैस्पर के पास जाती है। वो कैस्पर के कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद कैस्पर उसका सहारा बनता है और दोनों के बीच में काफी नजदीकियां बढ़ती हैं। थोड़ी देर बाद पोला का ध्यान कैस्पर के कमरे में पड़े हाइपोक्रेटिक समिति के दस्तावेजों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि कैस्पर भी उन्हीं लोगों में से एक है। जिसके बाद वह गुस्से में उसे काफी मारती है और वहाँ से चली जाती है। रात को हेन से मिलने के लिए वो उसी संरचनाओं के अनोखे म्यूजियम में पहुंचती है, जहाँ पर सभी के शरीर के अलग अलग मॉडल बनाए गए थे। यहाँ उसे अपनी जिगरी दोस्त ग्रेचन का भी पुतला दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। हेन पागलों की तरह ग्रेचन की संरचना के साथ खिलवाड़ करने लगता है, पर तभी पोला पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन हेन उस पर काबू पा लेता है। और फिर हम देखते हैं कि पोला भी ऑपरेशन थिएटर के उसी कमरे में बेहोश पड़ी है, जहां पर इससे पहले न जाने कितने लोगों ने अपनी आखिरी सांस ली थी, क्योंकि आज तक वहां से कोई बचकर वापस नहीं आया था। पोला की जब आँख खुलती है तो उसे अपने सामने कैस्पर दिखाई देता है, जो दरअसल किसी समुदाय का सदस्य नहीं था, बल्कि उन पर रिसर्च करने के लिए आया था। इसलिए उसके कमरे में उनसे जुड़ी हुई चीजें मौजूद थीं। वो तुरंत ही पोला के हाथों की रस्सी खोल देता है, मगर पोला को एहसास होता है कि उसे भी प्रोमिडल इंजेक्शन दिया गया है, जिसकी वजह से उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ रहा था। पोला कैस्पर को फटाफट से सोडियम क्लोराइड लाने को कहती है, क्योंकि यही उसका एंटीडोट था। उसके शरीर में इंजेक्शन लगाने के बाद पोला का शरीर हरकत में आने लगता है, लेकिन न जाने कहां से वहां हेन और उसका दोस्त आ धमकते हैं, जो कैस्पर पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। वो उसके शरीर को 2 भागों में काटने की व्यवस्था कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पोला होश में है, और जैसे ही दूसरा डॉक्टर उसके पास आता है, मौका पाते ही वो हेन के साथी पर प्रोमिडल इंजेक्शन से वार कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। हेन भी उसके पीछे पीछे भागता है और दोनों में थोड़ी बहुत हाथापाई होती है। वो सर्जरी वाली प्लेट से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हेन का वार खाली चला जाता है और पोला बड़ी समझदारी से एक इलेक्ट्रिक वायर के जरिए उसे करंट देकर मार गिराती है। वहीं दूसरी तरफ उसका वह साथी डॉक्टर इंजेक्शन के जहर से थोड़ी देर में स्वर्गवासी हो जाता है। फिर पोला कैस्पर को समय रहते अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर उसकी जान बच जाती है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह कहानी यहीं पर खुशी खुशी खत्म हो जाती है। हालांकि जाते जाते हमें दिखाया जाता है कि अब यूनिवर्सिटी में 2 अन्य छात्र आ चुके हैं, जो उसी सोसाइटी का काम संभालेंगे, जिससे पोला कुछ दिनों पहले ही 2-2 हाथ करके आई थी। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।